चलिए दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न स्पेशल एजुकेटर। मैं शालिनी पांडे। आप लोगों को हम जो है वो 1.3 का ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम आप लोगों को RPWD एक्ट 2016 के बारे में बताएंगे। इसके पहले की वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। इसके पहले की वीडियो में हमने बात की हुआ है PWD 1995 का, और जो है RCI जो है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद, इन दो एक्टों पे हमने बात कर लिया है। अब हम तीसरे एक्ट पे बात करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा है RPWD एक्ट 2016। RPWD एक्ट 2016 क्या था? ये जो आपका PWD एक्ट 1995 था, इसी का रिवाइज्ड किया हुआ रूप था, ठीक है। PWD में जो है कुछ त्रुटियां थी, उसमें कुछ डिसेबिलिटी को नेग्लेक्ट कर दिया गया था। तो RPWD एक्ट जो आया था 2016 में, उसमें कुछ डिसेबिलिटी को जो है वो शामिल कर लिया गया था, ठीक है। कितने प्रकार की डिसेबिलिटी को शामिल किया गया था, PWD में कौन कौन सी डिसेबिलिटियाँ नहीं थी, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा, और प्लीज़ पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो फिर बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो आपका RPWD एक्ट था, ठीक है, RPWD एक्ट जो आपका 2016 में आया हुआ था, ठीक है, RPWD 2016 में आया था, ठीक है। इसमें क्या था जो आपका RPWD एक्ट था? पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। PWD का फुल फॉर्म होता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। PWD का फुल फॉर्म क्या है? पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो RPWD के फुल फॉर्म में क्या है? बस कुछ और ऐड हो जाता है। वो क्या ऐड होता है? इसमें ऐड हो जाता है राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर लिखते हैं। आपका RPWD का फुल फॉर्म होता है राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी 2016। तो ये आपका था RPWD एक्ट, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है, बार बार पूछा भी जाता है परीक्षाओं में कि RPWD एक्ट जो आया था उसका पूरा नाम क्या हुआ था। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। इसमें जो दिव्यांग थे उनको 4% आरक्षण की बात की गई थी, ठीक है। इसमें 4% क्या था, वो आरक्षण की बात की गई थी। और अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसमें क्या था कि लेकिन वो आरक्षण कब मिलेगा? ये जो 4% रिजर्वेशन दिया गया था दिव्यांग बच्चों को, ये उनको तब मिलता जब वो उनकी जो डिसेबिलिटी थी, ठीक है, दिव्यांग बच्चों की जो डिसेबिलिटी थी वो 40% होती, ठीक है। जैसे सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, हर एक दिव्यांग बच्चे का, तो उस सर्टिफिकेट में अगर बच्चे की डिसेबिलिटी का जो स्तर है वो 40% है, तो फिर ये सारी सुविधाएं जो है, मतलब उनके लिए जो कुछ भी सुविधाएं सरकार देगी, चाहे वो उनके पुनर्वास से संबंधित हो, चाहे वो उनके लिए कुछ ज़रूरत का सामान हो, ठीक है, या फिर उनको छात्रवृत्ति हो, जो उनको पेंशन मिलता है, वो सभी चीज़ें उनको तभी मिलेगी जब जो है उनकी डिसेबिलिटी 40% रहेगी, और 4% आरक्षण भी उनको तभी मिलता है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका आता है कि इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप लोग नोट करके इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ था कि 6 से 18 वर्ष के जितने बच्चे थे, मतलब 6 से 18 वर्ष के जितने दिव्यांग बच्चे थे, सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो आपका RPWD एक्ट था उसमें कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई थी। तो वो 6 से लेकर 18 तक एज के जितने बच्चे थे उनको जो है बात की गई थी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये लागू कब हुआ था? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि जो आपका RPWD एक्ट 2016 था, ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 15 जून 2017 को, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये लागू कब हुआ था? तो 15 जून 2017 को ये जो आपका RPWD एक्ट 2016 था, ये लागू हो गया था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये किसका रिवाइज्ड किया हुआ रूप है, मतलब
किसका स्थान आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लेता है। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो था वो पीडब्ल्यूडी 1995 का रिवाइज्ड किया हुआ रूप था। मतलब इसी में 1995 की जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसमें जो त्रुटियां थी उन्हीं त्रुटियों को दूर करके ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो है वो लाया गया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, कितने प्रकार के डिसेबिलिटी को जो है वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट शामिल करता है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो है वो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी को जो है वो शामिल करता है। 21 प्रकार की दिव्यताएं जो कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत दी गई थी। चलिए एक एक करके सभी प्रकार की दिव्यताओं पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले आता है इसमें, चलिए एक बार देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा क्लियर कम होगा बट चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें पहला आपका आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। एक मिनट इरेज करेंगे। चलिए तो इसमें पहला आपका क्या आता है, पहला आपका आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। चलिए पहला आपका आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें हम बात करेंगे चलन दिव्यांगता की, ठीक है। चलन दिव्यांगता आप जान लेते हैं एक बार क्या होती है चलन दिव्यांगता। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, चलन दिव्यांगता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो चलने फिरने की क्षमता है, मतलब जिसमें हाथ और पैर की हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, या अगर हम बात करें कि जो गामक क्रियाएं हैं जैसे उठना, बैठना, लिखना, ये सारी क्रियाओं को करने में अगर बच्चा असमर्थ है तो वो होती है आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका बौनापन, ठीक है, जिसे आप ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो बौनापन हम किसे कहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का जो कद है जब वो अडल्ट हो जाए, मतलब वयस्क हो जाए, उसके बाद भी उसका जो कद है वो 4 फुट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर से कम रहता है। कोई ऐसा पर्सन है जो कि वयस्क हो चुका है, मतलब लगभग 19 साल का, 21 साल, 22 साल का हो गया है, लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। उसकी हाइट कितनी है, अगर उसकी हाइट जो है वो 4 फुट 10 इंच आती है, या फिर हम अगर सेंटीमीटर में बात करें तो अगर 147 सेंटीमीटर के करीब या उससे कम आती है तो हम कहेंगे ये व्यक्ति क्या है, इसको क्या है, ये बौना व्यक्ति है, ठीक है। आगे इसमें अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद आता है आप लोगों का मांसपेशीय दुर्विकार, ठीक है, जिसे आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मांसपेशियां जो हैं उन मांसपेशियों में कड़ापन पाया जाता है, मांसपेशियां विकृत हो जाती हैं, जैसे पैरों की मांसपेशियां हैं, ठीक है, और हाथों की मांसपेशियां हैं। तो इसमें क्या होता है, ये इनमें कड़ापन पाया जाता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल अगर हम मांसपेशियों को टच करते हैं तो देखिए वो दबती हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि कड़ापन नहीं होता है, सॉफ्ट होती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से मतलब वो होता है, पीड़ित होता है, तो उसकी मांसपेशियां दबती नहीं हैं, मांसपेशियां फटना शुरू हो जाती हैं, उनमें खून आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कई व्यक्तियों में तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है कि मांसपेशियां धीरे धीरे फटने लगती हैं, ठीक है। तो मतलब वहाँ जितनी नसें रहती हैं सब फट के मतलब फटने लगती हैं, उसमें खून भरा मतलब खून जो है वो बाहर निकलने लगता है मांसपेशियों के फटने से, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आती हैं। चलिए चौथे नंबर पे हम बात करेंगे। तो चौथे नंबर पे हम बात करें तो ये फिजिकल डिसेबिलिटी हो, जैसे उसमें बात करते हैं तो जो एसिड अटैक विक्टिम होता है, जिसे हम तेजाब हमला पीड़ित कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले नॉर्मल था बट तेजाब की वजह से किसी दूसरे ने उस पर फेंक दिया, या मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है इस तरह की खतरनाक फैक्ट्री में, तो उस पर तेजाब पड़ गया, तो वो क्या करता है कि चेहरे को विकृत करने का काम करता है। जैसे शरीर के जिस भी अंग पे अगर तेजाब पड़ जाता है, आप सभी जानते हैं एक खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है तेजाब, तो जब शरीर पे पड़ जाता है तो वो ऊपरी चमड़े को जो है पूरी तरह से विकृत कर देता है, ठीक है, जिससे चेहरा जो होता है वो एक विकृत रूप हो जाता है उसका, ठीक है। तो ऐसे पर्सन जिनकी शरीर पे जो है वो आँख, कान, नाक या शरीर के किसी भी पार्ट पे अगर उनको तेजाब हो गया है, ठीक है, जैसे तेजाब
पड़ गया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना रूप खो दिया है, तो ऐसे पर्सन को भी जो है RPWD एक्ट दिव्यांगता के अंतर्गत लेता है। चलिए आगे इसमें हम बात करेंगे। तो इसमें आपका आता है शारीरिक दिव्यांगता। शारीरिक दिव्यांगता में क्या है, मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या है, दृष्टिबाधित। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो देख नहीं पा रहा है, उसको वो चीज़ों को पढ़ते समय बहुत ज़्यादा नज़दीक, आँख के बहुत करीब ला करके उसको पढ़ता है, ठीक है, आँख से बहुत ज़्यादा मवाद निकलता है, मतलब देखने में जिसको कठिनाई हो, वो पूर्ण रूप से अगर कठिनाई होती है तो उसे हम दृष्टिबाधित कहते हैं। चलिए आगे इसमें हम बात करेंगे अल्प दृष्टिबाधित। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जैसे एज ज़्यादा होने पर आप सभी जानते हैं कि वो नेत्र जो है वो उतनी अच्छे ढंग से उसकी विजिबिलिटी क्षमता जो है वो नहीं रह जाती है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको मतलब पूरी तरह से वो ब्लाइंड भी नहीं होते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से देख भी नहीं पाते हैं, मतलब देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, अल्प दृष्टिबाधित कहते हैं। जब एज ज़्यादा हो जाती है, वैसे भी हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है, जन्म के बाद भी हो सकता है, और ज़्यादातर अडल्ट में मतलब बहुत ज़्यादा जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, जो 60 की 70 की उम्र के हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, ये समस्या देखने को मिलती है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी में श्रवणबाधिता आती है। श्रवणबाधिता RPWD एक्ट बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है, कि RPWD एक्ट में क्या है, श्रवणबाधिता कितने परसेंट डिसेबिलिटी को, मतलब कितने डेसिबल तक सुनने की क्षमता को हम श्रवणबाधिता में लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 70 डेसिबल जो है, RPWD एक्ट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति में सुनने की क्षमता 70 डेसिबल या उससे अधिक है तो ही हम उसे क्या है, श्रवणबाधित कहते हैं, ठीक है। तो अगली डिसेबिलिटी पे आते हैं। तो अगली डिसेबिलिटी आपकी आती है, जैसे हार्ड ऑफ हियरिंग जो पर्सन्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो जिनकी सुनने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी रहती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। उसके बाद हम बात करते हैं तो स्पीच डिसऑर्डर होता है, ठीक है, स्पीच डिसेबिलिटी होती है, जैसे जो बच्चे बोलने में जिनको कठिनाई हो, वो सामान्य लोगों की तरह मतलब कम्युनिकेशन करने में उनको प्रॉब्लम हो, जैसे वो एक जनरल पर्सन बात करता है, वो उन बातों को सुनने में, उनको बोलने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो अपनी बातों को दूसरों को समझा नहीं पाते हैं, वाणी का विकास उनका बहुत कम होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही हम स्पीच डिसेबिलिटी के अंतर्गत लेते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कुष्ठ रोग मुक्त होता है, ठीक है। कुष्ठ रोग मुक्त क्या होता है, कुष्ठ रोग मुक्त होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनको एक बार कुष्ठ रोग हो गया है, ठीक है, लेकिन उनके जैसे कुष्ठ रोग हो गया हो, लेकिन वो इतना विकृत हो गया हो कि अब उस जो है उनके जिस अंग में उनको कुष्ठ रोग हुआ था उस अंग की संवेदना बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को ही हम कहते हैं कुष्ठ रोग मुक्त, ठीक है। एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि कुष्ठ रोग जैसे व्यक्तियों को कुष्ठ रोग हो गया हो, लेकिन कुष्ठ रोग होने के बाद क्या हो रहा है कि जैसे उनको मान लीजिए इलाज हुआ, ठीक हो गया, लेकिन जिस अंग में कुष्ठ रोग हुआ था उस अंग की संवेदना पूरी तरह से जा चुकी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिस अंग में कुष्ठ रोग हुआ रहता है उसमें जैसे वाइट हो जाएगा जहाँ पे कुष्ठ रोग हुआ रहता है, ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कि सफ़ेद नहीं होता है, वाइट नहीं होता है, तो उस अंग जो होगा वो अंग उसमें छोटे छोटे दाने निकल आएंगे या छोटे छोटे टकेते बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह से उसमें हो जाता है। ये RPWD एक्ट कहता है अगर किसी व्यक्ति में कुष्ठ रोग है, ये कुष्ठ रोग के लक्षण थे कि उसमें क्या होता है कि वाइट कलर पूरा हो जाता है चमड़ा, और अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में वाइट नहीं हुआ तो छोटे छोटे जो चकेते पड़ते हैं ना वो पूरा पड़ जाता है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का कुष्ठ रोग होता है। चलिए आगे बात करते हैं तो प्रमस्तकीय पक्षाघात होता है, जिसे हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, ये एक मानसिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। सबसे पहले यही क्या है, एक मेंटल से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जिसमें व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति की पैरों में जकड़न हो जाती है, मतलब हाथ पैर अकड़ जाते हैं, ठीक है, उसको चलने में परेशानी हो जाएगी, मतलब हाथ में भी कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे हाथ पूरी तरह से तिरछा हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से क्या है, जैसे आप देख भी सकते हैं, तो इस तरह से इसमें हो जाता है। मतलब वो व्यक्ति जो होगा जिसको सेरेब्रल पाल्सी होगी, मतलब मस्तकीय पक्षाघात हम इसको कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का जो ब्रेन होता है वो ठीक ढंग से काम नहीं करता और इसमें मांसपेशियां जो हैं वो पूरी तरह से अकड़ जाती हैं, मतलब बच्चा ना तो पूरी तरह से बैठ पाएगा ना ही वो पूरी तरह से लेट सकता है, ठीक है। इस तरह बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है प्रमस्तकीय पक्षाघात बच्चों की।
चलिए आगे बात करते हैं। तो बहुविकलांगता होती है। बहुविकलांगता में क्या है कि बहुविकलांगता क्या है, जब एक से ज़्यादा दिव्यांगताएं बच्चे में एक साथ हो जाएं। ठीक है, जब क्या होता है कि एक से ज़्यादा दिव्यांगता जो होती हैं बच्चे में एक साथ नज़र आती हैं। जैसे बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट भी है और बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट भी है, सुन भी नहीं पा रहा है और देख भी नहीं पा रहा है। आप लोगों ने हेलन केलर का नाम सुना होगा। ठीक है, हेलन केलर जो थी वो एक मल्टीपल डिसऑर्डर की शिकार थी। उनको वो क्या था कि वो देख भी नहीं पा रही थी और सुन भी नहीं पा रही थी। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो कि जिनको एक से अधिक दिव्यांगताएं एक साथ हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टीपल डिसऑर्डर। चलिए आगे 3-4 और बची होंगी, उनको भी कर लेते हैं। उसके बाद आपका है बौद्धिक अक्षमता। ठीक है, बौद्धिक अक्षमता क्या है, मतलब जिसमें व्यक्ति का जो है मस्तिष्क ठीक ढंग से काम नहीं करता है और व्यक्ति जो है कार्य करने में और बच्चे का जो व्यवहार होता है वो सामान्य व्यक्ति को जैसा नहीं होता है। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं बौद्धिक कार्य एवं अनुकूलन व्यवहार में कमी, मतलब जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति का व्यवहार करता है, बिहेव करता है लोगों के साथ, उस तरीके से ये बिहेव करने में असमर्थ होते हैं। आगे इसमें हम बात करते हैं तो उसके बाद आता है लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, जिसे हम क्या लर्निंग डिसऑर्डर को सीखने से संबंधित अक्षमता कहते हैं। इसमें बच्चे को क्या होता है कि बच्चा भाषा का सही उच्चारण नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब इसको लर्निंग डिसऑर्डर को हम कह सकते हैं स्लो लर्नर, जो चीज़ों को बहुत कम ढंग से सीख पाते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में। ठीक है, उनको जैसे आप अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं तो उसी अल्फ़ाबेट को सीखने में वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, या अल्फ़ाबेट को जैसे ए लिखा जाता है तो वो उसे उलट करके लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये बिहेव करते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं। इसमें बहुत अनेक प्रकार की डिसेबिलिटी आती है, जैसे डिसलेक्सिया होती है। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होती है, डिसलेक्सिया होती है कि जैसे पठन से संबंधित है। ठीक है, पठन से संबंधित। उसके बाद बात करें तो डिस्ग्राफिया होती है, डिस्कैलकुलिया होती है, गणना से संबंधित, जैसे 1 2 3 4 मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर पाते। डिस्ग्राफिया होती है कि जैसे लिखने से संबंधित होता है। अफेजिया होता है कि बोलने से संबंधित। ठीक है, जब आप मतलब ठीक ढंग से वो बोलने में असमर्थ होते हैं, तो इस तरह से ये डिसेबिलिटी होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो स्वालीनता होती है। स्वालीनता होती है, स्व मतलब होता है खुद में और लीन मतलब होता है खुल जाना। ठीक है, स्वालीनता क्या है, जिसमें बच्चा खुद में ही खोया रहता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई लेना देना नहीं, ना परिवार से कोई लेना देना है। वो बच्चा खुद में ही आराम से रहता है, उसको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है। वो सोचता है, मतलब ईगो सेंट्रिक होता है, वो अहम केंद्रित होता है, जिसमें वो खुद को ही मानता है, खुद से ही बातें करता है, किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट नहीं करता है। ठीक है, ना वो किसी चीज़ पर ध्यान देता है, ना वो किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकता है। मतलब अगर उसको आप कोई बोल देंगे कि ठीक है आपको 2 मिनट यही देखना है, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आप उसे कोई चीज़ पढ़ने के लिए देंगे तो वो 10 मिनट 5 मिनट 1-2 मिनट से ज़्यादा उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस तरह से ये होता है। अगर हम बात करते हैं तो मतलब ऐसा पर्सन होता है जो आपका ये डिसऑर्डर के पर्सन व्यक्ति होते हैं, उनमें क्या होता है, हमेशा गुमसुम रहते हैं, मतलब बात तो करेंगे तो खुद से ही करेंगे, दूसरे व्यक्ति से नहीं करते हैं। ठीक है, हमेशा खुद में ही खोए रहते हैं ऐसे व्यक्ति। चलिए बस थोड़ा सा टॉपिक और है, जिसमें एक आपका का आता है मेंटल इलनेस, जिसे हम मानसिक रुग्णता कहते हैं। मेंटल इलनेस क्या होता है, बच्चे मतलब इसमें अस्वाभाविक व्यवहार होता है, खुद से ही बातें करते हैं, भ्रम की स्थिति में रहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम इनको इस प्रकार ऐसे व्यक्ति जो कि मेंटल मतलब ये मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं, ऐसे व्यक्ति जैसे एक पागल बिहेव करता है कि उसको वो कुछ भी बड़बड़ाता रहेगा। ठीक है, उसको मतलब नहीं है, मतलब एक भ्रम की स्थिति में हमेशा बना रहता है, खुद में ही बातें करेगा। ठीक है, लोगों से बात नहीं कर पाएगा, अपनी बात शेयर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को ही हम क्या कहते हैं, मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं। मतलब वो भ्रम की स्थिति में होते हैं कि मतलब जो चीज़ नहीं भी है उनको लगेगा कि हाँ ये चीज़ भी है। ये कब होता है, जैसे मस्तिष्क पर कोई चोट लग जाए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जाए जिस वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो दिमाग जो है एक दूसरी स्टेज में चला जाता है, जिसमें बच्चा जो है एक पागलपन, एक दौरे का शिकार हो जाता है। ठीक है, मेंटल इलनेस और जो आपका मैंने ऊपर बताया था, ठीक है, मेंटल इलनेस जो बौद्धिक क्षमता है और बौद्धिक बीमारी जो है, दोनों में अंतर है।
ठीक है। बौद्धिक बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं, जैसे एक पागल इंसान है उसको हम इलाज करके उसको सहानुभूति प्रेम से जो है हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन बौद्धिक अक्षमता जो होती है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, उसमें सुधार कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद आता है आपका बहु स्कॉलरशिप से मल्टीपल स्कॉलरशिप कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दिमाग एवं हड्डी रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी होती है, ठीक है। मल्टीपल स्कॉलरशिप जिसे हम बहु स्कॉलरशिप कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है वो सूचनाओं का सही आदान प्रदान ब्रेन तक नहीं कर पाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हम सारी सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम करता है जो हमारे ब्रेन तक सूचनाओं को पहुंचाता है, फिर ब्रेन से आदेश लेता है तो वो फिर दोबारा से हमें कैसे रिएक्ट करना है किस चीज़ पे वो हमें बताता है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि बहु स्कॉलरशिप से पीड़ित होते हैं उनको ये सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। मतलब वो ठीक ढंग से सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है ब्रेन और रीढ़ की हड्डी से, जिसकी वजह से क्या होता है व्यक्ति का जो क्रियात्मक व्यवहार होता है, मतलब जो व्यवहार होता है व्यक्ति का, वो मतलब समान व्यक्ति की तरह नहीं हो पाता है। इसमें उसके बाद बात करेंगे पार्किंसंस डिसीज़ की। इसमें भी ऐसे बहु स्कॉलरशिप जैसा ही होता है लगभग। इसमें ही हाथ पैर की जो मांसपेशियां होती हैं वो जकड़ जाती हैं, ठीक है। और बात करते हैं तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है वो भी अपना कार्य सही ढंग से नहीं करती है, ठीक है। जो मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान यहाँ पर भी जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से व्यक्ति के व्यवहार में जो होती है वो परेशानी आ जाती है। चलिए, तो आई होप आप लोगों का इतना सारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।